Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on mechanical properties of solid. Okay, अब हम लोग अभी तक काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ चुके हैं. बेसिकली इलास्टिसिटी हमने पढ़ा, हमने स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेन पढ़ा, तीनों टाइप के स्ट्रेस पढ़ लिए हमने, लॉन्गिट्यूडनल, shear stress and volumetric stress. Then as on the name of stress there were 3 strains. ओके, और उनके नाम भी वैसे ही कुछ हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, shear स्ट्रेन और थर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, सो और फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ में हमने 2 टाइप के स्ट्रेस और देखे. अपन लोगों ने उनको डायरेक्शन ऑफ फोर्स के हिसाब से उनको अलग अलग स्ट्रेस बोल दिया, जैसा कि एक को हमने टेंसाइल स्ट्रेस बोल दिया, दूसरे को हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल दिया. ओके, और बेसिकली उनका स्ट्रेन भी वैसे ही हो गया, टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन. फॉर्मूला वाज ऑफ स्ट्रेस वाज सेम एज यूनिवर्सल, फोर्स अपॉन एरिया. ओके, और जो स्ट्रेन का फॉर्मूला है इट इज़ अ चेंज. ओके, वो चेंज करता है, जैसे जैसे स्ट्रेस चेंज होता है वैसे वैसे वो भी चेंज होता है. जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो डेल एल अपॉन एल. ओके, और shear स्ट्रेस है तो थीटा, थीटा वाज द एंगल. ओके, या डेल एक्स अपॉन एल. और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था तो वहाँ पे आपका डेल वी बाई वी, बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सरफेस एरिया बट द चेंज ऑकर्स इन वॉल्यूम. बस ये सब चीज़ थी, समरी थी 2 चैप्टरों की. उसके बाद हमने इलास्टिसिटी भी पढ़ी थी. इलास्टिसिटी क्या था? इलास्टिसिटी हमें पता चला कि हम जितने ज़्यादा फोर्स लगाएं तो कोई बॉडी कितने फोर्स तक सस्टेन कर सकती है विदाउट ब्रेक, बिना टूटे, बिना बेंड हुए, बिना डिफॉर्म हुए. कितने तक फोर्स तक वो क्या कर सकती है? सस्टेन कर सकती है. तो हमने उसको क्या बोला? उसको हमने इलास्टिक बॉडी बोला, और उस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला? इलास्टिसिटी बोला. ओके, इलास्टिसिटी. आज ओके, उसके बाद हमने 3 मॉडुलस भी पढ़ लिए, फिर बात बोलूँगा आज के बारे में. ठीक है, 3 मॉडुलस भी पढ़ लिए. उसके यंग्स मॉडुलस पढ़ा, और बल्क मॉडुलस पढ़ा, और रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस पढ़ा. और इन मॉडुलस का जो मेन चीज़ आया था वो कहाँ से आया था? हुक्स लॉ से आया था, है ना. हुक्स लॉ सेड कि अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ओके, एक्चुअली हुक्स ने ये नहीं बोला था. हुक्स सेड कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. आफ्टर सम कैलकुलेशंस एंड आफ्टर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स ने कई सारी कैलकुलेशंस की और कई सारी चीज़ें पता करी, स्टडी किया बेसिकली ऑन मेटल्स पे और मटेरियल्स पे. ओके, और दे गेट टू नो कि ऐसा नहीं होता. स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर ऑलवेज. हाँ, फॉर ऑलवेज देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट ऑन इट, और दैट लिमिट इज द इलास्टिक लिमिट. अंडर द इलास्टिक लिमिट इट गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट. और इलास्टिक लिमिट में भी एक पॉइंट है. ओके, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, वहाँ तक लाई करता है. इलास्टिक की टोटल लिमिट तक भी लाई नहीं करता, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा उसको हमें चेंज करना चाहिए. लेकिन ठीक है, डेफिनेशन वही बोलती है तो अपन लोग वही फॉलो करते हैं. ओके, सो इतनी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, और आज हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट. ओके, इस पॉइंट, इस डेरिवेशन के बाद, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बाद आज जो पढ़ने वाले हो आप लोग. ओके, सो उसके बाद आप लोगों का एक ही टॉपिक बचता है, उसका नाम है पॉइजन्स रेशियो. ओके, और वो डेरिवेशन है और वो आपके सिलेबस से जा चुका है. ठीक है, लेकिन आप बेसिकली देख रहे हो कि मैं सारा सिलेबस कवर कर रहा हूँ, वो भी पढ़ाऊँगा, पॉइजन्स रेशियो भी पढ़ाऊँगा. बट इस लेक्चर के बाद आपको एक लेक्चर मिलेगा न्यूमेरिकल पे, जिसमें हम कम से कम 6 या 7 न्यूमेरिकल करने वाले हैं यंग्स मॉडुलस पे. ओके, और स्ट्रेस पे. ठीक है, 6 या 7 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या क्या है, कैसे कैसे है. तो आज देखते हैं हम स्ट्रेस, स्ट्रेन कर्व. स्ट्रेस स्ट्रेन curve, or basically the curve you are going to see, that is a tensile stress and tensile strain curve. Okay,
this curve is made between the tensile stress and strain. Okay, or basically this curve is for only for steel. अलग अलग मेटल, अलग अलग मटेरियल के लिए it will be different. Okay, yep, it will going to be different for अलग अलग मटेरियल, बट हमारे लिए वो यूनिवर्सल है. ओके, for us it is universal. Why? Because we are not the mechanical engineers. मतलब मैं तो हूँ, आप लोग नहीं हैं. ओके, एंड यू आर नॉट स्टडिंग द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू आर स्टडिंग ओनली बेसिक फिनोमिना हियर. सो आपको केवल एक ही कर्व पढ़ना है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा. ये कर्व के अलावा सब मटेरियल का अलग अलग कर्व है, और कई सारे मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो इस कर्व को फॉलो करते ही नहीं. ओके, कई सारे मटेरियल ऐसे हैं जो इस कर्व को जरा सा भी फॉलो नहीं करते. कई सारे ऐसे हैं जो इसके जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे होंगे, ठीक है, और कई सारे ऐसे होंगे जो इसको फॉलो ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं फॉलो करेंगे. वो ऐसा हो गया टोइंग, ठीक, बहुत सारे अजीब अजीब, अजीब और गरीब दोनों. ठीक है, ओके, हो गया. सो सबसे पहले यहाँ तक का हमने कर्व देखा है, और यहाँ तक की ही हम बात करेंगे. सबसे पहले देयर इज अ पॉइंट ए, ठीक है. एज यू कैन सी, देखो एक चीज़ याद रखना कि दिस एंगल शुड बी ग्रेटर देन 70 डिग्री. कम से कम 70 डिग्री के आसपास इस एंगल को होना चाहिए, और मैं तो कहूँगा उससे भी बड़ा एंगल बनाओ तो चलेगा. अब कोई बच्चा बोल रहा होगा शरारती कि सर 90 चलाएंगे तो चलेगा. 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 70 से बड़ा होना चाहिए. इसका भी रीज़न आप धीरे धीरे समझ पाओगे. देखो यार, आप फोर्स बहुत बड़ा लगाते हो, बहुत बड़ा फोर्स लगाते हो. ओके, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देते हो किसी भी बॉडी पे, ठीक है, किसी भी मेटल बॉडी पे, मेटल पे. ओके, स्टील की बात करें तो स्टील पे आप बहुत फोर्स लगाओगे और आपको स्ट्रेन मिलेगा mm में, आपको चेंज इन लेंथ मिलेगी mm में. समझ रहे हो? बहुत बड़ा फोर्स डिफरेंस इतना, ठीक. तो स्ट्रेन छोटा होता है, स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है. इसीलिए इन दोनों का जो रेशियो है ना, इन दोनों का जो रेशियो है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है, इसीलिए आती है. सो हमने क्या करा, हमने एक काम किया, हमने इस पे इंक्रीज किया सिग्मा, किसी भी बॉडी पे इंक्रीज किया सिग्मा. तो बाय इंक्रीजिंग सिग्मा, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक, इस पे मैंने फोर्स लगाया एफ एरिया पे, तो ओके, और इस एफ को बेसिकली मैं इंक्रीज कर रहा हूँ. इफ आई एम इंक्रीजिंग द सिग्मा, इफ आई एम इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, दैट मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द फोर्स. आई कांट इंक्रीज द, सॉरी, आई कांट डिक्रीज द एरिया. मैं एरिया तो डिक्रीज नहीं कर सकता ना, बॉडी ले ली तो वही है, इसका एरिया वही है, नॉट गोइंग टू बी चेंज हियर. ओके, एक्चुअली में होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, हम ये मान के चलते हैं, फिलहाल ये मान के चलते हैं. तो आई एम इंक्रीजिंग द फोर्स, सॉरी, और तेज लगाया. ओके, इट्स जस्ट लाइक दिस, वी आर इंक्रीजिंग द फोर्स. ओके, so we are increasing the force. By increasing the force, and area is a constant thing, so sigma is increasing. By force is increasing, the sigma is increasing. Okay, by sigma is increasing, we are getting strain, more and more strain. More and more strain, but the strain is little bit, ठीक है. The increment in strain is small, बहुत छोटा इंक्रीमेंट है स्ट्रेन में, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं. हम नेग्लिजिबल नहीं बोलने वाले, बिकॉज राइट नाउ वी आर स्टडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ओके, सो अपन लोग थोड़ा बेसिक में जाएंगे, इतना अप्रोक्सीमेशन में नहीं जाते किसको नेग्लिजिबल मान लो. नो 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 नो, वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट नेग्लिजिबल. ओके, दिस इज इन mm, सो वी कांट नेग्लिजिबल इट. ओके, नेग्लेक्ट इट, और सॉरी, ठीक. तो हमने मान लिया कि स्ट्रेन भी इंक्रीज कर रहा है, बट उतना इंक्रीज नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए. ओके, मैंने फोर्स लगाया, सम इंक्रीमेंट हुआ, सम लेंथ इंक्रीज हुई. राइट नाउ यू आर टॉकिंग ओनली टॉकिंग अबाउट द टेंसाइल. ओके, टेंसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, उसी से सब कंप्रेसिव, शियर और बल्क सब इसी से समझ लो. ओके, तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ. मैंने यहाँ तक इंक्रीज कर दिया, ये ठीक है, ये सिग्मा, ए पॉइंट पे जो सिग्मा है ना,
उसका नाम भी अभी दूंगा मैं थोड़ी देर बाद, अभी नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ तक मैंने सिग्मा को इंक्रीज कर दिया। लेट सपोज सिग्मा इज द 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बस लेट इट बी ओके, 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज द सिग्मा, ठीक है। एक लिमिट तक, बहुत इससे ऊपर चला गया अभी मैं बात नहीं करूँगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट गोइंग टू द 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे ऊपर जाऊंगा क्या होगा वो देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ओके। सो 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे मैंने फोर्स लगा दिया, सॉरी स्ट्रेस दे दिया और छोड़ दिया। अब तो कोई स्ट्रेस नहीं है इस पर। व्हाट आई गेट टू नो कि ये बॉडी अभी 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक, अप टू 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक इट गिव्स मी इलास्टिसिटी। What is the meaning of elasticity? To regain its shape after the removal of deforming force. I remove the deforming force and it regain its shape. The strain that he get due to the deforming force get neutralized, becomes zero after the removal of deforming force, and this is the property of elasticity. And what I get to know कि 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक जो भी स्ट्रेस हुआ that was directly proportional to strain, and after the removing of stress, after the removal of stress, strain becomes zero. अब ध्यान से सुनते जाओ क्योंकि यही सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं, इन्हीं को समझ गए आप तो बहुत ही ज़्यादा आप समझ जाओगे इस कर्व को। कर्व इतना ही बड़ा बनेगा तो ज़्यादा फालतू की जगह देनी नहीं इसको, ठीक है। क्यों मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में समझाऊंगा? क्योंकि ज़रूरी है, नेसेसरी है। ये आपको समझ में आ गया तो समझ लेना, हाँ तो समझ लेना कि एक एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस का, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? एडवांस की। पक्का है आपका। एडवांस का मतलब ये होता है कि यू हैव ऑलरेडी कवर्ड मेंस और नीट, आप उससे ऊपर उठ चुके हो। वो आपके लिए ऐसा है जैसे 8th and 10th क्लास। यू आर राइट नाउ इन 11th क्लास, ओके, यू आर राइट नाउ इन 11th क्लास, the 10th class you have been passed, 8th class, 9th class you have been passed, so it is nothing for you right now। कुछ नहीं, आप उड़ा दोगे उसका सिलेबस अभी, है ना, बच्चों की जैसा है। या फिर मैं बोलूँ कि चलो सर 10वीं का तो फिर भी टिपिकल होगा आपके लिए थोड़ा, 5वीं 6ठी क्लास का सिलेबस, दैट विल बी ईजी फॉर यू, दैट इज नथिंग फॉर यू, ठीक है, नेग्लिजिबल फॉर यू दैट सिलेबस। इतना आसान हो जाएगा मेंस, इतना आसान हो जाएगा मेंस और नीट, यदि आप एडवांस पर चले गए तो। यार एडवांस हो गए आप, ओके। सो अब लिखते हैं इसकी समरी, ठीक है, और समरी में मिटाता भी जाऊंगा जैसे जैसे जगह भरती रहेगी। तो समरी पहली क्या है? व्हेन एन इंक्रीजिंग फोर्स या इंक्रीजिंग स्ट्रेस applied on the material, basically solid ही होगा, ओके, it shows a strain, ठीक है, ओके। यदि आपको कुछ आवाज़ आएंगी आज गानों की तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनके बारे में, क्योंकि आज शादी है, आज बहुत अच्छा तगड़ा साया है, शादियां बहुत हैं मेरे गली के आसपास, 5 शादियां हैं, ठीक है। 5 की तरफ से कार्ड आए हुए हैं, मम्मी और पापा डिसाइड कर रहे हैं कि किसकी शादी में जाना है, किसकी में नहीं, ठीक है। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम टीचिंग यू, ओके। सो शाम का समय है, खुशनुमा माहौल, कोरोना के बीच हम पढ़ते हुए, okay, there is a strain, okay, up to point A, okay, material shows, मैं हर चीज़ नहीं लिखाऊंगा, material shows elastic proportionality
इलास्टिक प्रोपोर्शनैलिटी इन बिटवीन सिग्मा एंड ई, ऐसे लिख दूं, ओके। एंड हुक्स लॉ इज only applicable up to point A. Up to point A. Okay, you can say this. Okay, that means what that means? After the removal of deforming force, E become 0, ठीक है, ओके। और यू कैन से कि देयर इज अ नॉन परमानेंट टेम्पररी स्ट्रेन वाज देयर, ओके। और यू कैन से कि बॉडी रिगेन इट शेप, और बॉडी रिगेन इट्स शेप। समझ में आया? ये पॉइंट है, ओके ओके। अब मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जिसको मैं लिखना चाहूँगा, ओके, उतार लो, बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो the point A called the proportionality limit of इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। स्ट्रेस क्या होगा पॉइंट ए पे? स्ट्रेस एट ए इक्वल टू होगा कौन सा? प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, स्ट्रेस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ले बाहर गाना बज रहा है, ठीक, चलो समझ में आया? अच्छा, स्ट्रेंज थिंग क्या है इस बार, अभी पूरे हमारे इसमें एरिया में, कॉलोनी में 5 शादियाँ 5 के 5 लड़कों में की है, और कुछ दिन बाद मेरे भाड़े भाई की भी है। सर थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, चलो चलो चलो, हैप्पी बर्थडे कहाँ से आ गया, हटाए, चलिए। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़े। स्ट्रेस कौन सा है? वो स्ट्रेस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, स्ट्रेन की नाम कोई नहीं है यहाँ पे, ओके। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, हटा दे रहा हूँ सब कुछ छपता जाएगा और सब कुछ हटता भी जाएगा, क्योंकि जगह कम है और आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ओके। केवल समझाने पे मैं फोकस ज़्यादा करना चाहता हूँ, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने फिर से इंक्रीज़ किया, ओके। अभी तो हमने क्या कर रहे थे, ए पॉइंट तक हमने स्ट्रेस इंक्रीज किया, छोड़ दिया, स्ट्रेस इंक्रीज किया, छोड़ दिया। अप टू मैंने ए पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लगाया और मैंने क्या करा, छोड़ दिया। तो मैंने देखा कि इलास्टिक लिमिट आ रही थी, सब कुछ बढ़िया परफेक्ट चल रहा था, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था। बेसिकली वी जस्ट वांट टू चेक देयर इज अ फॉलोइंग ऑफ हुक्स लॉ देयर और नॉट, ओके। तो अब देखा हमने ए के बाद अब बढ़ाया, 10,000 से हमने 10,001 कर दिया। व्हाट विल हैपन, ओके, लेट्स सी। हमने देखा कि जैसे ही मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया स्ट्रेस, एंड आई विल गेट मोर स्ट्रेन, ओके। एंड हियर इन बिटवीन ए एंड बी the direct proportionality relation was break down. This Hooke's law failed after A. After point A, as you can see, this is a curve relation, okay.
दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन रिलेशन। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे जाके टू ऐसे हो जाती, तब भी मैं बता देता कि भाई अब हुक्स लॉ दूसरी डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है। ओके, हुक्स लॉ दूसरे प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन के साथ फॉलो हो रहा है, बट हुक्स लॉ है। लेकिन राइट नाउ दिस कर्व शो देयर इज नॉट अ direct relation, direct proportionality relation between the stress and strain. Okay, that means if initially, रुकेगा तो यही, ठीक है, if initially मैं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया, and I'll get 1 mm strain initially up to point A. हर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे I am getting 1 mm strain. Okay, but यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। मैंने क्या देखा, मैंने 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाया फिर से, और द स्ट्रेन वाजंट 1 mm, इट वाज मोर देन 1 mm, इट इज 1.2 mm। ओके, मैंने थोड़ा और फोर्स लगाया 1.3 mm, थोड़ा और फोर्स लगाया 1.5 mm। अरे बाप रे, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? तो सीधी सी बात थी कि आफ्टर पॉइंट ए सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है अपना तीसरा पॉइंट है, आई थिंक सो। ओके, सो आफ्टर पॉइंट ए ओके, आफ्टर पॉइंट ए द हुक्स लॉ फेल्स। ओके, बट एक चीज है, अभी भी ध्यान से सुनना, भी ये अभी ये करामात है, ठीक है, ये अभी बी पॉइंट तक ये करामात होगी, ठीक है, बट अप टू पॉइंट बी बॉडी और मटेरियल मैंने बोला था, तो मैं मटेरियल ही लिखता हूँ यहाँ पे भी। ओके, वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि प्रांशु भाई तू एक काम करा कर, लिख दिया कर, उसको क्रॉप कर दिया कर, ठीक है। तो वैसे आप लोग भी यही चाहते हो बच्चे लोग, मुझे पता है कि सर थोड़ा वीडियो छोटा हो जाएगा, आप लिखने का टाइम कम कर दोगे, लेकिन मेरे लिए काम बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं करता, ठीक है। मैं थोड़ा आलसी हूँ इस चीज़ में। ओके, तो पॉइंट बी, मटेरियल स्टिल shows elastic property. Okay, these words are not from book, these words come from my mind. Okay, मेरे दिमाग से आते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी। अरे ये देखिए, ध्यान से सुनो, मैंने जो बोला आपको कि आफ्टर पॉइंट ए जो मटेरियल है, हुक्स लॉ है, वो फेल हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, बट अप टू पॉइंट बी मटेरियल स्टिल शो इलास्टिक प्रॉपर्टी। व्हाट द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? इलास्टिक प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी का मीनिंग इज नॉट कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नो, नहीं तो अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? Stress is directly proportional to strain. It is the Hooke's law. This is the bifactor. This is a like कि कुछ बेनिफिट है इलास्टिसिटी का। ओके, लेकिन अपन लोगों ने ये चीज पाई है कि बी पॉइंट तक वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब राइट नाउ एट पॉइंट अप फ्रॉम ए टू बी या आफ्टर ए, मैं बोलूंगा आफ्टर ए, हुक्स लॉ कहीं पे भी फॉलो नहीं होगा ए पॉइंट के बाद। बट बॉडी स्टिल शो अ इलास्टिक लिमिट। मतलब आपने फोर्स लगाया, ओके, स्ट्रेन, यू विल गेटिंग द स्ट्रेन मोर देन प्रीवियस, इट इज 1.2 mm or 1.3 mm right now, and initially it was 1 mm per 10 Newton per meter square. Now it is more than 1 mm. Okay, but after the removal of stress, after the removal of external force, after the removal of deforming force, you are getting the initial length, initial body, initial material. मतलब body is regaining, still it's regaining its shape, it is successful to regaining its shape. Okay, although it is there is no Hooke's law applicable right now up to point B है। तो यही कमाल की बात थी यहाँ पे, आफ्टर पॉइंट ए अप टू पॉइंट बी, ये याद रखना, आफ्टर ए हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, बट अप टू पॉइंट बी इलास्टिसिटी जरूर है।
बी के बाद क्या होगा, दैट इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ, इसके बाद होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी हम छोड़ देंगे यहीं पे, ओ काम खत्म, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, ये बहुत आगे है। ओके, दैट मीन्स आप लिख सकते हो इन चीज़ों को यार, खुद लिख सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स मटीरियल रिगेन इट्स शेप, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, आफ्टर द रिमूवल ऑफ ई एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, दैट इज अप टू यू। ओके, ये एक चीज हमें मिली। ओके, बट हुक्स लॉ नहीं है, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, बट इट इज maybe there is something more relation that stress is proportional to the square strain. Okay, strain के स्क्वायर के इक्वल होगा, और अंडर रूट ऑफ स्ट्रेन और whatever कुछ भी हो सकता है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये पक्का है। क्लियर है इतना? अब हटाऊँ मैं इसको, मैं सब कुछ साफ कर रहा हूँ, बेटर है। ओके ओके, अब पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। हमने पॉइंट आफ्टर ए की बात कर ली है, ए बी की रीजन की बात कर ली है। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट बी, क्योंकि पॉइंट बी का नाम भी अलग है। यप, इट हैज इट्स ओन नेम। ओके, सो दिस इज फोर्थ पॉइंट। ओके, याद रखना पॉइंट कितने कितने लिखा दी मैंने। सो फ्रॉम O to B, the region is called elastic region. Elastic region कौन सा रीजन कहलाता है? ये इलास्टिक रीजन, इलास्टिक क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? इलास्टिक क्षेत्र है, बिकॉज इन दिस क्षेत्र, इन दिस एरिया, बॉडी is able to retain its shape, regain its shape, okay, after the removal of deforming force. Okay, stress at B, ठीक है। stress of elastic limit, stress of elastic limit, और इसका दूसरा नाम भी है और बहुत फेमस नाम है, ये यील्ड लिमिट। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस, इसको कुछ यील्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं, कुछ यील्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं, कुछ यील्ड भी बोलते हैं। आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप वो बोल सकते हो। मेरे को ये इसका नाम यील्ड आता है, इससे मेरा बहुत पुराना वास्ता है। ओके, बीटेक सेकेंड ईयर में इससे हमारा रिलेशन बना था और हमने तब से यील्ड ही पढ़ा इसको। हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यील्ड होता है। ओके, तो आप जो बोलना चाहो बोलो, मैं इसको कोई रोकूंगा नहीं। ओके, सो वी कैन से इट एज सिग्मा वाई। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सिग्मा ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ओके, इनके नाम याद रखना, क्योंकि इन्हीं पे सब कुछ बेस होगा। आपको क्वेश्चन में इनके नाम से आपको चीज़ें दी जाएंगी। ओके ओके, सो यहाँ तक कौन सी लिमिट है? ये यहाँ तक जो रीजन देख रहे हो आप, कौन सा रीजन है ये? दिस इज द रीजन ऑफ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट है ये वाला, इधर वाला रीजन है। ओके, ये होगा इलास्टिक रीजन। चलिए, इसके बाद देखा गया कि थोड़ा सा इस कर्व बेंड करता है और फिर जाता है स्ट्रेस सीधा। ठीक है, सीधा जाता है, ऑलमोस्ट सीधा, थोड़ा सा कर्व होता है यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि पक्का सीधा है। इट इज़ जस्ट लाइक लिटिल वेरी स्मॉल कर्व। ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके, पूरा बना दिया मैंने बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, हालांकि आपको बीटेक के लिए तो पढ़ना नहीं है इसको, 12th के लिए पढ़ना है, तो आपके लिए इतना काफ़ी है। बीटेक में इसको गलत बोल देंगे। हाँ, बीटेक में आप स्टील के लिए बनाने जाओ, गलत बना देगा टीचर, बोल देगा गलत है, जाओ दोबारा से बना के लेकर आओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा परफेक्शन चलता है। लेकिन 12th में इतना काफ़ी है। ओके,
सो उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा यहाँ पे, हम उसको पॉइंट को डी बोलेंगे, यहाँ तक किसी पॉइंट को सी बोल देंगे। ओके, सी पॉइंट का वैसे कोई यूज़ नहीं है, इट जस्ट अ पॉइंट, एक तो इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया हमने बी से डी के बीच में, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि इनके बीच में इतना लंबा सफ़र है तो हो क्या रहा है, क्योंकि कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिली हमें, नई चीज़ नहीं मिली इन दोनों के बीच में। ओके, बस हमने एक चीज़ देखी, क्या देखी, ध्यान से सुनो, आफ्टर पॉइंट बी, आफ्टर पॉइंट बी मतलब आफ्टर यील्ड स्ट्रेस, आपने इतना फोर्स और बढ़ा दिया है। अब देखो देखो, आपने थोड़ा सा डिक्रीज किया है यहाँ पे स्ट्रेस, यू आर डिक्रीजिंग स्ट्रेस राइट नाउ। ओके, यू कैन सी दिस, आप स्ट्रेस अब डिक्रीज कर रहे हो राइट नाउ। ओके, और उसके बाद फिर से इंक्रीज कर दिया आपने स्ट्रेस, थोड़ा सा डिक्रीज करके, मतलब बोलते हैं ना कि आपने बहुत, मतलब किसी आदमी को ज़्यादा ही आपने मतलब वो कर दिया, दिमाग खराब कर दिया बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, तो आपने उसको थोड़ा सा खाना पीना खिलाया कि अरे यार तू तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है ना, ऐसे करके थोड़ा सा प्यार दिया। वो जैसे ही थोड़ा सा खुश हुआ फिर से स्टार्ट, है ना, फिर से उसको मारना स्टार्ट, उसकी मजाक लेना स्टार्ट, जस्ट लाइक दिस। ये दोस्तों यारों में होता है, मैंने बहुत किया है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, हाँ मेरे साथ भी बहुत हुआ है ऐसा कुछ, मतलब बदला सब ले लेते हैं दोस्त लोग बहुत कमीने होते हैं ना। तो ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा आफ्टर पॉइंट बी, if I decrease the stress, even though if I am decreasing the stress, there is a strain, as you can see the x-axis पे पीछे नहीं जा रहा curve, if the curve is going backward, that means there is no stress, strain is decreasing। okay, मैंने इसको increase कर दिया, B पॉइंट तक पहुंचा दिया। okay, ये लंबा हो गया, मैंने अब डिक्रीज कर रहा हूँ फोर्स को, ऐसे डिक्रीज कर रहा हूँ। ओके, आई डोंट नो, यू कैन सी माई फोर्स। ओके, सो इतना मैंने थोड़ा सा डिक्रीज करा फोर्स को, लेकिन मैंने देखा कि डिक्रीज करने पे भी ये स्टिल इंक्रीजिंग, इट्स लेंथ इज इंक्रीजिंग। ये लॉजिक है कि नहीं? इट्स जस्ट लाइक कि आप नूडल देखते हो, नूडल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो ऐसे हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते, इस कर्व को फॉलो नहीं कर सकते, बट बी से डी तक का जो रीजन है ना, वो बहुत अच्छा समझाएगा। नूडल को पकड़ना उबालने के बाद, आफ्टर उबालना, ओके, आफ्टर बॉइलिंग, ठीक है, तो ऐसे पकड़ना उसको और थोड़ा सा फोर्स लगाना, ठीक है, थोड़ा सा फोर्स लगाना। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, अब थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे वो लंबा खींचेगा। आप फोर्स कम कर दो, उसका थोड़ा सा कम कर दो, जीरो मत करो, फोर्स कम करो, तब भी वो खींचेगा, दैट इज द थिंग। इमेजिन करो, इस चीज को इमेजिन करो दिमाग में, है ना। अब क्या करा आपने कि आपने इंक्रीज करा स्ट्रेस हल्का हल्का, देखो कितना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, थोड़ा सा ही तो इंक्रीज किया है, हाँ या ना। हालांकि इतना भी इंक्रीमेंट नहीं होता है इस लाइन का। ओके, तो एक स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस आफ्टर पॉइंट बी, a small change in stress give a large strain, as you can see। देखो यहाँ और यहाँ के बीच के स्ट्रेस में कितना फर्क है, इतना सही है, इतू सही है, और स्ट्रेन देखो कितना लंबा मिला, ये दिस इज द स्ट्रेन इज वेरी वेरी लार्ज राइट नाउ, एंड स्ट्रेस इज, द चेंज इन स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल। सो वी कैन से दैट कि आफ्टर पॉइंट बी a small change right now I'm saying change, ठीक है, change in stress gives a large strain, that is the strange thing, strain और strange, ठीक है, this is a strange thing कि मतलब यहाँ पे देखो अभी आपको स्ट्रेस इतना बढ़ाया तब भी स्ट्रेन इतू सा मिला, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, ओके, एंड आपने स्ट्रेस अब थोड़ा सा ही बढ़ाया और स्ट्रेन बहुत मिल गया, नाउ यू आर गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेन आफ्टर इंक्रीजिंग ए स्मॉल स्ट्रेस और डिक्रीजिंग जो भी है, ठीक है। हम डिक्रीज हल्का सा ही किए थे सी तक, उसके बाद फिर से इंक्रीज किए, क्योंकि हमें अभी हमारा जब तक इंक्रीज करते रहेंगे जब तक ब्रेक डाउन ना हो जाए, या जब तक कुछ करते रहेंगे उसमें जब तक ब्रेक डाउन ना हो जाए, ओके। सो ब्रेक डाउन का मतलब हमारा इस चैप्टर में रहेगा फेलियर, इफ माई मटेरियल इज ब्रेक डाउन, माई एक्सपेरिमेंट इज फेल्ड, दैट इज द फेलियर थिंग, ओके। और डी पॉइंट पे हम ब्रेक कर जाएंगे, हाँ।
ठीक है. So this is a long strain, okay, basically, and there is a permanent strain. परमानेंट स्ट्रेन मिल रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स. आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. After the deforming force, you are getting a permanent permanent strain, okay, or you can say permanent deformation. You are getting a permanent deformation, but एक प्रॉब्लम और भी है, तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, ओके. प्रॉब्लम एक और भी है, और उसके भी सुन लो आप लोग, ठीक है. सारी चीज सुनते जाओ, एकदम मस्त अच्छे से समझ में आ जाएगी आप लोगों को. पांचवा है छठा, अप टू पॉइंट डी material still has some elasticity, but it can't regain its shape, ठीक है, completely. क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो. इस बार कहानी है, केवल और केवल कहानी है. देखो, मैंने इसको इंक्रीज करा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया. आफ्टर बी के बाद मैं बात कर रहा हूँ. मैंने इसको इंक्रीज करा, अब लंबा होने लगा, काफ़ी लंबा होने लगा, बहुत लंबा होने लगा. मैंने इसको छोड़ दिया. तो क्या हुआ, इसने थोड़ा सा तो बैक गया. पहले कितना था, इतना था, ठीक है, इतना था, ज़्यादा बड़ा नहीं करता. अब मैंने खींच के इसको इतना बड़ा कर दिया, ओके, इतना बड़ा कर दिया. मैंने फोर्स हटाया, आफ्टर बी की बात कर रहा हूँ, ओके. मैंने फोर्स हटाया, इसने थोड़ा सा बैक गया, रुक गया. दिस इज अ डिफॉर्मिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन. इट अकर्स, दिस इज द परमानेंट स्ट्रेन दैट इज अकर्स आफ्टर पॉइंट बी. मतलब इलास्टिसिटी तो अभी भी बॉडी में है. देखो, यहां तक मैंने इसको डिफॉर्म किया था, और आफ्टर द रिमूवल इट कम्स बैक, ओके, बैकवर्ड आया, वो पीछे की तरफ आया, थोड़ी लेंथ कम किया, ओके. उसने कोशिश की कि रिगेन इट शेप करने के लिए अपनी, ओके, बट इट इज फेल. वो फेल हो गया. बाय, इसके बारे में भी सोचो जरा आप लोग. मॉलिक्यूलर थ्योरी मैंने आपको समझाई थी. मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि अब वे परमानेंटली बहुत दूर हो गया, परमानेंटली अपने आप से बहुत दूर हो गए हैं. अब वे कोशिश करे, एक लिमिट तक उन्होंने कोशिश की कि पास आए, लेकिन पास अपनी पुरानी पोजीशन में आने से पहले ही उन्होंने एक जगह न्यूट्रल बना लिया अपना. एक जगह उनका न्यूट्रल हो गया, और जहाँ न्यूट्रल आ जाएगा वहीं चीज़ बन जाएगी, वहीं पे उसको फिक्स हो जाएगी शेप, ओके. जहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ना, न्यूट्रलाइज हो जाए एक दूसरे से, ठीक है. जो इसका इस तरफ फोर्स लगा रहा है, एक इस तरफ लगा रहा है, एक इस तरफ लगा रहा है, जिगजैग फॉर्म है. सब जगह, सब जहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा वहीं पे शेप बन जाएगी मॉलिक्यूल्स के बीच की, ओके. सो वे उनको यहाँ आके न्यूट्रल होना था, बट आपको पता है कि कोई भी बॉडी 10-15 जगह पे न्यूट्रल हो सकती है, ओके. तो उसने यहाँ पे आके न्यूट्रल हो गया, यहाँ आके न्यूट्रल हो गया. उसने इलास्टिसिटी दिखाई, थोड़ा सा रिगेन किया अपनी शेप को, बट कंप्लीटली नहीं कर पाया. और yeah, I think you should know that property, not regaining its shape, okay. For deformation, permanent deformation, you can say that these things. देखो, ऐसी चीज होगा, आप क्या बोलोगे. देखो, इससे पिछले वाले को इलास्टिक बोल रहे थे, इसको क्या बोलोगे. So this property of material, गाना बज रहा है, ख्वाबों में बजाया हमको, यादों में समाया तुमको, मिलेंगे तुम्हें हम जानम कभी ना कभी, ओके. बारात में चल रहा है ये गाना, सोचो. सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज
प्लास्टिसिटी। ओके, बेसिकली वो जो इलास्टिक थी ये प्लास्टिक होगी, इसमें सोचना क्या है। ओके ओके, एंड रीजन बिटवीन B to D is प्लास्टिक रीजन। ध्यान से सुनना इस चीज को। दिस रीजन इज द प्लास्टिक रीजन। अब ध्यान से सुनते हैं हम इस D पॉइंट के बारे में, क्योंकि राम कहानियां हैं जिनको सुनना जरूरी है। ओके, और ओके, प्लास्टिक, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन किस चीज़ में आता है? प्लास्टिक में आता है, प्लास्टिक बोल दिया। ये वो प्लास्टिक नहीं है जो आप प्लास्टिक यहाँ देख रहे हो, ठीक है। दिस इज पॉलीमर्स, इनका नाम पॉलीमर होता है। ओके, बेसिकली, ठीक है, इनको प्लास्टिक बोल देते हैं हम, ठीक है, बोल देते हैं, ये पॉलीमर्स है। ओके, क्लास केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो आप लोग। ओके, सो वो जनरल वर्ड प्लास्टिक अलग है, ये प्लास्टिक अलग है। ओके ओके, हट, समझ में आ गया, ठीक है। अब पॉइंट डी की बात कर लेते हैं। पॉइंट डी क्या है? पॉइंट बी हमें पता चला यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। पॉइंट ए पता चला स्ट्रेस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। अब पॉइंट डी की बात करेंगे। पॉइंट डी क्या है? देखो, आफ्टर डी देयर इज नो गारंटी ऑफ अ मटेरियल कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। इट विल बिकम लाइक अ लिक्विड, कि अब आप फोर्स लगाओ या ना लगाओ, आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, उसको सपोर्ट दे दो। सुनो, आप इसको सपोर्ट दे दो कि आप पहले ऐसे खींच रहे थे, आप ऐसे खींचो। भाई रुक जाओ, रायता को जो फैला दिया हमने रायता, उसको समेटने की कोशिश करो, समेटेगा नहीं समेट पाएगा। अब आफ्टर डी देयर इज नो गारंटी ऑफ मटेरियल कि इट विल ब्रेक डाउन और नॉट। कभी भी टूट सकता है वो, कभी भी गिर सकता है, कभी भी बिखर सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। आफ्टर डी देयर इज नो गारंटी, नो गारंटी। इसीलिए डी पॉइंट गारंटी वाला है, डी पॉइंट गारंटी वाला है। इसीलिए डी पॉइंट का जो स्ट्रेस है ना, दिस स्ट्रेस, इसको बोल दिया हमने ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके ओके, आफ्टर पॉइंट डी, आफ्टर पॉइंट डी, ओके, मटेरियल विल behave like a liquid। ओके, लिक्विड है, लिक्विड नहीं है। ओके सर, तो एक मटेरियल विल बिहेव लाइक अ लिक्विड, लिक्विड की तरफ फ्लो करेगा, वो फ्लो करेगा जैसे पानी बहता है ना, पानी बह गया, बस बोलो। अब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आप इसमें फोर्स लगाओ ना लगाओ कोई मतलब ही नहीं बैठता। ओके, सो ऊपर लिख दूँ क्या? बाप रे बाप, किसी देशभक्त की शादी जा रही है, दिखे वंदे वंदे मातरम चल रहा है भाई। हाँ, लाइक अ पैट्रियट, है ना। हाँ, सो द स्ट्रेस एट डी इज ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कब बचेगा कब टूटेगा। ओके ओके, सो और इसके बाद बोल सकते हो एट पॉइंट ई, इसका मतलब कुछ है नहीं वैसे। एट पॉइंट ई मटेरियल विल ब्रेक डाउन, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, यदि आपने डी से ज़्यादा फोर्स लगा दिया यहीं टूट जाएगा। आपने डी पे इससे एक कर दिया, टूट गया। डी से ज़्यादा फोर्स लगा दिया, इसीलिए उसको ब्रेक डाउन स्ट्रेस बोला है। ब्रेक डाउन स्ट्रेस का मतलब क्या है, और सुन लो इसकी डेफिनेशन अच्छे से। ठीक है, सिग्मा बी की डेफिनेशन, दिस इज द maximum stress, this is the maximum stress that a material can bear
विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग, टूटने से पहले वो कितना स्ट्रेस ले सकता है, उस स्ट्रेस को ब्रेक डाउन स्ट्रेस बोला है। ओके ओके, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोला है, बेसिकली ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके ओके, तो आफ्टर डी आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो ये कोई मतलब नहीं है, बट इट विल गोइंग टू बी ब्रेक आफ्टर डी। आप चाहे फोर्स हटा दो, स्ट्रेस हटा दो, कोई मतलब नहीं बैठता है, आपने कांड कर दिया है, यू डिड द mistake, okay, and now material has to be punished by breaking itself. Okay, so this is the complete explanation of stress strain curve, but there is something like कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल केसेस होते हैं, आप लोगों को पता है, हर बार होते हैं ऐसी चीज़ों में, तो बेहतर है आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केस हैं जिसको हम देख लेते हैं। ओके ओके ओके, चलिए हटाऊं। ओके, सो देखते हैं 2-3 मटेरियल है जिसके बारे में आपको हल्का सा जानने की जरूरत है, ओनली फॉर कंपटीशन, नॉट फॉर द स्टेट बोर्ड लेवल। ओके, नॉट फॉर द एनसीईआरटी में भी आ सकता है, उसमें भी आ सकता है, नीट में आ सकता है। हाँ देखो 2-3 हैं, जैसे मोलिएबल मटेरियल है, डक्टाइल है, ठीक है, और टेंसाइल है। वैसे टेंसाइल के 2 पार्ट होते हैं, ये टेंसाइल बॉडी के, किसी भी कोई भी बॉडी टेंसाइल है तो या कॉम्प्रेसिव है तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप, डक्टाइल और मोलिएबल। ओके, टेंसाइल को हम डक्टाइल बोलते हैं बेसिकली, और जो मोलिएबल है उसको हम बेसिकली कॉम्प्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। देखो क्या है चीज़ें, डक्टाइल का मतलब होता है कि दैट द थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, इफ आई डू अ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द वायर, ओके, एक वायर में कन्वर्ट कर दूँ मैं खींच के, तो दैट इज अ डक्टाइल मटेरियल, वो डक्टाइल है। और इफ आई डू कैन एक किसी भी मटेरियल को मैं शीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ओके, प्लेट में, ओके, तो इफ आई कैन डू दैट थिंग दैट इज अ मोलिएबल मटेरियल। ओके ओके, अब दोनों ही चीज के लिए एक चीज जरूरी है। ओके, दोनों ही चीज के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक चीज होनी जरूरी है, फॉर दिस प्लास्टिक रीजन शुड बी वेरी लार्ज, शुड बी वेरी लार्ज। यदि प्लास्टिक रीजन बड़ा नहीं है, प्लास्टिक रीजन बड़ा नहीं है, यहाँ से लेके बी से लेके डी तक का डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं है, जैसे इसमें तो दिख रहा है आपको, ये तो स्टील का मैंने कर्व बनाया, तो स्टील तो एक बहुत अच्छा डक्टाइल और मोलिएबल मटेरियल है, तो बल्कि मोलिएबल नहीं होता वो, अच्छा डक्टाइल होता है। मोलिएबल में कास्ट आयरन आता है, मोलिएबल बहुत अच्छा मटेरियल कास्ट आयरन है। ओके, हालांकि हम स्टील की प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि मोलिएबल भी है, लेकिन ज़्यादा अच्छा मटेरियल मोलिएबल नहीं है वो। ओके ओके, सो कम टू द पॉइंट कि जो हम कार्बन उसमें मिलाते हैं ताकि उसकी कंप्रेसिव प्रॉपर्टी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है ठीक है, ज़्यादा अंदर जा रहा हूँ ना मैं, हाँ, इसीलिए कंप्रेसिव के लिए उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो अपन लोग इसको क्या नाम, आपका जो रीजन है ना, ये वाला रीजन बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, और इसको इसीलिए एग्जाम्पल में हम इसको यहाँ पे देंगे एक स्टील। ठीक है, स्टील दे दूंगा मैं, कास्ट आयरन भी दे सकते हो आप, कास्ट आयरन। ओके, एंड कॉपर दे सकते हो आप, कॉपर, ज़्यादातर कोई भी मटेरियल दे सकते हो, जैसे AUV, एल्यूमिनियम, वायर बना सकते हो ना, जिस चीज़ का वायर बना सकते हो वो है, जैसे आपका AG है ना, AG है। अच्छा, मैंने AU गोल्ड लिख दिया, यहाँ पे AL लिखना चाहिए था एल्यूमिनियम की, लेकिन AU भी है एक अच्छा मटेरियल, उसकी शीट बना सकते हैं, थिन शीट बहुत अच्छी बना सकते हैं गोल्ड की। ठीक है, फॉइल होती है ना, वो बना सकते हैं AU, तो वो भी एक अच्छा मोलिएबल मटेरियल है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, इन सब की जो आप ये देखोगे ना, प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यस। दूसरी चीज़ देखो, तो दूसरी चीज़ है ब्रिटल। आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये केवल जो है ना
उसके लिए है कि आपसे पूछ लेते हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मैंने आपको बताया बिस्किट जैसा, ब्रिटानिया वाला बिस्किट। ओके, कुर कट गया। ओके, तो इनका जो होगा ना, इनका प्लास्टिक रीजन, ठीक है, विल बी नेग्लिजिबल होगा, मतलब जीरो एकदम टप ऐसे। देखो ये कट खत्म, प्लास्टिक रीजन है नहीं, ऑलमोस्ट जीरो। ओके, अब इनसे भी ज़्यादा एक हो रहे हैं। ओके, एक और हो रहा है, इनका तो नेग्लिजिबल है, उनका होता ही नहीं है। तीसरा क्या है? इलास्टोमर। इलास्टोमर्स क्या है? ध्यान से सुनो। ओनली हैज इलास्टिक रीजन, कोई भी प्लास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब ये वाले तो थोड़े से बेंड भी हुए थे, ये तो खत्म यहीं ब्रेक डाउन। ओके, मतलब द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा ए एंड सिग्मा बी और सिग्मा डी विल बी नेग्लिजिबल फॉर देम। इनके लिए तो थोड़ा बहुत होगा भी। थोड़ा सा एक्सपेंड करता है। आप बिस्कुट को करोगे ना, आप थोड़ा सा उनको देखो, थोड़ा सा वो इंक्रीज करता है, उसके लिए खींच के देखना। ओके, करता है, लेकिन वो इंक्रीमेंट आपके लिए नेग्लिजिबल होगा, आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे, वो माइक्रोमीटर्स में होगा। माइक्रोमीटर्स दैट मीन्स सेंटर -6, यू कांट सी इट। ओके, मेरे पास तो और चश्मा लग रहा है। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हैं सर, हमारे पे भी चश्मा लग रहा है। ओके, बच्चे आजकल बहुत तो नॉर्मल चीज़ है चश्मा। तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ में होगा मेरे ख्याल से। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन तो आपको कोई नहीं दे सकता, ना कोई नहीं दे पाएगा, गारंटी मेरी। ठीक है, भरोसा आप करो। ठीक है, तो अपन लोग इस एक्सप्लेनेशन पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, और देन नेक्स्ट लेक्चर से अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल आपको अच्छे न्यूमेरिकल कराना मेरा काम है। इसमें आप कुछ न्यूमेरिकल, मैं आपको कुछ रिलेटिव भी न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का, तो न्यूमेरिकल में ही उसका मैं थ्योरी भी बता दूंगा, कुछ है नहीं, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा दूंगा। ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू डू ऑलमोस्ट 3 or 4 लेक्चर्स ऑन न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक। क्योंकि 3 लेक्चर में ये चैप्टर की थ्योरी खत्म है। 4 लेक्चर कम से कम आएंगे इसके न्यूमेरिकल के, जिसमें आप बेसिकली न्यूमेरिकल देखने वाले हो। उसमें चारों में कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स भी होंगे, बोर्ड के न्यूमेरिकल भी होंगे, 2 लेक्चर मेरे खुद के न्यूमेरिकल के होंगे, जिसमें हम बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सो अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप आराम से कोरोना को एंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन।